and given support by you, the leader of the Global South. And I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at Global Forum. ये थे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कई और देशों के नेताओं के सामने ये कहा कि आप ग्लोबल साउथ के नेता हैं और हम सब आपके पीछे खड़े हैं। जब पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने ये बातें कही तो इससे पहले के जो शब्द थे वो कुछ इस तरह से थे कि हम छोटे देश हैं, छोटी इकोनॉमी है, आप बड़े देशों के साथ होने वाली बैठकों में शामिल होते हैं, आपकी बात सुनी जाती है, अब आप हमारे लिए आवाज उठाएं, आप ग्लोबल साउथ के नेता हैं और हम सब आपके पीछे हैं। अब दो बड़े सवाल हैं, पहला ये कि क्या भारत ग्लोबल साउथ का नेता बन चुका है, दूसरा ये कि ग्लोबल साउथ का नेता बन जाने के क्या मायने हैं। पहले आपको आसान भाषा में हम समझा देते हैं कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ है क्या। जियोपॉलिटिक्स में दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, इसे नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कहा जाता है। ग्लोबल नॉर्थ में वो सभी देश आते हैं जो विकसित हैं, आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य ताकतों से सामर्थ्यवान हैं। इसमें यूरोपीय देश, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। ज्यादातर हिस्सा धरती का उत्तरी गोलार्ध ही है। वहीं ग्लोबल साउथ में वो सभी देश आते हैं जो विकासशील हैं, आर्थिक तौर से कमजोर हैं, सामर्थ्य की कमी है और विकसित देशों पर निर्भर हैं। इसमें अफ्रीकी देश, मिडिल ईस्ट, एशियाई देश, दक्षिण अमेरिका और पैसिफिक के आइलैंड देशों के समूह आते हैं। अब वापस भारत के ग्लोबल साउथ का नेता बनने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से जब से सत्ता में आए हैं तभी से विदेश नीति में बड़े बदलाव आए। दुनिया के हर मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज करवानी हो या पड़ोसी देशों को लेकर हर मदद की अपेक्षा रखने वाले देशों के साथ खड़ा होना हो, बीते 8-9 सालों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि में व्यापक बदलाव किए हैं। यही कारण है कि भारत को ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं, आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। मौजूदा वक्त में भारत ने दुनिया के सभी देशों से अपने रिश्ते बेहतरीन बना रखे हैं। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की नीति को केंद्र में रखते हुए भारत ने एक तरफ जहां एससीओ में रूस और चीन से अपने रिश्ते बरकरार रखे हैं, तो वहीं क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी अपने गठजोड़ को बनाए रखा है। इस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 के जरिए भारत ग्लोबल एजेंडा सेट कर सकता है। सुरक्षा परिषद में भी भारत सदस्य है। हाल ही में G7 सम्मेलन में भारत को एक बार फिर से न्योता मिला था। ऐसे में दुनिया के हर बड़े मंचों पर होने वाली बातचीत का असर G20 के एजेंडा पर भी पड़ना लाजमी है। भारत इस वक्त उस मुहाने पर खड़ा है जहां से वो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच एक पुल का किरदार निभा रहा है। G7 में भारत की बढ़ती भागीदारी भी इस तरफ इशारा करती है कि भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में एस जयशंकर ने यह कहा था कि दुनिया के बड़े देश युद्धों को रोकने में नाकाम रहे हैं और अब वक्त आ चुका है कि ग्लोबल साउथ को बोलने का मौका मिले। इससे पहले भी पश्चिमी देशों को एस जयशंकर ने फटकार लगाई थी और यह भी कहा था कि यूरोप को लगता है कि उसकी परेशानियां दुनिया की परेशानियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. हाल के सालों में ऐसे कई मौके आए जब एस जयशंकर ने भारत का स्टैंड साफ तौर पर उन मंचों पर रखा जहां से सारी दुनिया तक बात पहुंची। ताजा उदाहरण अगर यूक्रेन युद्ध का लें तो इसकी मार सारी दुनिया पर पड़ी, महंगाई बढ़ी। भारत हमेशा रूस को बातचीत के लिए कहता रहा। पीएम मोदी अकेले वो नेता थे जिन्होंने इस दौरान ये बयान दिया था कि ये युद्ध की सदी नहीं है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समेत कई नेताओं ने भारत से अपील की थी कि वो युद्ध में बीच बचाव करें। कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के दौर ने जियोपॉलिटिक्स के सारे ढर्रों को तोड़ दिया और जो स्थापित ग्लोबल ऑर्डर था उसे भी झकझोरा। सप्लाई को लेकर छोटे देशों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी, महंगाई सबसे ज्यादा हुई, फ्यूल, दवाएं, अनाज की किल्लत से गुजरना पड़ा। वो दौर भी आया जब भारत ने बड़े और छोटे देशों की मदद की। चीन ने सप्लाई रोकी तो कई देश खफा हुए। ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए भारत के लिए एक ही रोड़ा है और वो है चीन। चीन भी ग्लोबल साउथ का नेता बनना चाहता है, लेकिन चीन का तानाशाही वाला रवैया उसके आड़े आता है। चीन की कोशिश है कि वो छोटे देशों को अपने प्रभाव में ले, लेकिन उसका रवैया छोटे देशों पर दबाव बनाने का रहता है। श्रीलंका सबसे प्राइम उदाहरण है। श्रीलंका की क्राइसिस के लिए भी चीन को ही बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि क्राइसिस के दौर में यह भी देखा गया था कि श्रीलंका के साथ भारत ही खड़ा था, हर संभव मदद पहुंचाई गई। चलिए पापुआ न्यू गिनी की ही बात कर लेते हैं। इस छोटे से देश में भी चीन ने काफी निवेश किया था, लेकिन पीएम मोदी ने इन छोटे द्वीप वाले देशों के साथ लाने के लिए फेपिक का गठन किया और इनसे अपनी साझेदारी बढ़ाई।
आज यही देश भारत की तरफ देख रहे हैं। पैसिफिक में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भी भारत कई देशों को साथ ला रहा है। जो बाइडेन ने भी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में अपने एक ट्रिप को कैंसिल किया था, जिससे पापुआ न्यू गिनी भी कफा हुआ। ऐसे में चीन को पैसिफिक में काउंटर करने के लिए भारत आगे आ रहा है। भारत का एक मजबूत लोकतंत्र होना, साथ ही स्थायी सरकार का होना और इसके साथ एक ऐसे नेता का होना जो फैसले लेने वाला हो और हर मंच पर अपनी आवाज बुलंद करता हो, तो क्यों ना ग्लोबल साउथ के देश भारत की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखेंगे। चीन की दादागिरी के दिन लद चुके हैं। सभी को चीन की डेथ ट्रैप का पता है। किसी भी पड़ोसी देश से चीन के रिश्ते ठीक हैं। चीन ना तो इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान करता है और ना ही किसी से बनाकर रखता है। वहीं भारत ने पर्यावरण से लेकर हर सेक्टर में बेहतरीन काम करके दिखाया है, शांति स्थापित की है। चीन को भी आंख में आंख डालकर हर बार जवाब दिया है। ग्लोबल साउथ का नेता बनने की खूबियां मौजूदा भारत के पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल साउथ का नेता बनकर उभरेगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों, किस्से, कहानियों के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक या ट्विटर पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारा पेज फॉलो करें।